नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता। आज़ादी के बाद से लंबे अरसे तक देश की राजनीति में कांग्रेस का एक छत्र राज रहा। आपातकाल के बाद गैर कांग्रेसी नेताओं ने जनता पार्टी बनाकर एक प्रयोग जरूर किया, पर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। 1989 के लोकसभा चुनाव में पहली बार किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और यहीं से प्रारंभ हुआ गठबंधन की राजनीति का दौर। ये भारतीय राजनीति का वो दौर था जिसमें क्षेत्रीय पार्टियों ने भी केंद्र की सत्ता में अहम भूमिका अदा करना प्रारंभ कर दिया था। अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोगों का एक मंच पर इस तरह से गलबहियां करते हुए तस्वीरें आपने पहले भी कई बार देखी होंगी। मंच पर माथे से माथा जोड़कर खड़ी सोनिया गांधी और मायावती की ये तस्वीर भी आपको याद ही होगी। भले ही ये तस्वीर पुरानी है, लेकिन इसे गठबंधन के साझेदारों के आपसी मेल मोहब्बत की एक जीवंत तस्वीर जरूर माना जा सकता है। चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही इस तरह के गठबंधन का दौर भी शुरू हो जाता है और एक बार फिर से 2019 के लोकसभा चुनाव में अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन करके राजनीतिक पार्टियां सत्ता पर काबिज होने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। जहां एक ओर सभी विपक्षी दल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट होकर चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं एनडीए भी अपने सहयोगी घटक दलों के साथ सत्ता के रण में है। 2019 के लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनावी गठबंधन का भी दौर शुरू हो चुका है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए महागठबंधन करने की घोषणा की। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बुलावे पर कई बीजेपी विरोधी दल एक मेगा रैली करने के लिए कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में जमा हुए, जिसके बाद से ही थर्ड फ्रंट की संभावनाओं को बल मिलना शुरू हुआ। वो अलग बात है कि ये थर्ड फ्रंट परवान न चढ़ सका। भले ही बीजेपी ने महागठबंधन की सरकार बनने की उम्मीदों को सिरे से नकार दिया हो, लेकिन इस बात को आसानी से झुठलाया नहीं जा सकता कि भारत में गठबंधन की राजनीति का दौर काफी पुराना है। 1947 से 2014 के बीच भारत में गठबंधन की कई सरकारें रह चुकी हैं। साल 1989 से 2009 के बीच 7 ऐसे चुनाव हुए जिनमें किसी भी एक दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसके फलस्वरूप अल्पसंख्यक सरकारें बनी। इनमें वो सरकारें भी थीं जो बाहरी समर्थन पर निर्भर थीं। 2014 में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार भी गठबंधन वाली ही सरकार है। 2014 का चुनाव था, वो हमने देखा कि एनडीए गठबंधन के बावजूद बीजेपी ने 282 सीटें अपने बल पर लेकर एक उम्मीद बंधाई कि किसी एक दल की सरकार भी बन सकती है और उसकी संभावनाएं भी हैं। बीजेपी के सहयोगी दल भी सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने 2014 में अपने दम पर 282 सीटें जीती थीं, जो कुल सीटों की आधी संख्या से ज्यादा है। साल 2014 से पूर्व भारत में लगातार कई ऐसे चुनाव हुए जिनमें किसी भी एक दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला, न ही किसी भी एक पार्टी को इतनी सीटें मिल सकी कि वो अपने दम पर सरकार बना सके। इसके फलस्वरूप गठबंधन की सरकारें बनी। इसमें से कुछ सरकारें तो ऐसी भी थीं जो बाहरी समर्थन पर निर्भर थी। भारतीय राजनीति की इस प्रवृत्ति से भारत में गठबंधन सरकारों का दौर प्रारंभ हुआ। गठबंधन के लिए अंग्रेजी शब्द कोalition लैटिन से लिया गया है, जिसका अर्थ साथ चलना या बढ़ना होता है। वैसे जब दो या दो से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां एक साथ आकर एक दूसरे के सहयोग से मिलकर चुनाव लड़ती हैं, तब गठबंधन होता है। गठबंधन चुनाव से पहले या बाद में भी हो सकता है।
भारत की राजनीति में साल 1999 तक करीब 2 दशक से ज्यादा समय में 4 बड़े गठबंधन बने, लेकिन किसी गठबंधन सरकार ने एक बार भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। हालांकि साल 1999 के बाद बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए और कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन की ही सरकार रही। यूपीए और एनडीए दोनों ने ही दो बार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। यूपीए 1, यूपीए 2 और एनडीए 1 और एनडीए 2 में भी देखने में मिला है कि गठबंधन की राजनीति कुछ हद तक बड़े बड़े नेताओं ने बहुत अच्छी तरीके से उसकी भूमिका निभाई, चाहे अटल जी हो, चाहे मोदी जी हो, या मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी हो। इन लोगों ने भी 10-10 साल अलग अलग समय पर गठबंधन की राजनीति करके दिखा दिया कि चीज़ें अच्छे तरीके से की जा सकती है। इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल लगाने के बाद साल 1977 में जनता गठबंधन बनाया गया। 1977 में हुए चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ जनता पार्टी के नेतृत्व में करीब 10 से ज्यादा दल एक साथ आए और चुनाव लड़ा। इसमें गठबंधन का शानदार प्रदर्शन रहा। 8 दलों ने 343 सीटों पर जीत हासिल की। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। उस वक्त मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। सरकार 2 साल और 128 दिन ही चल सकी। इसके बाद साल 1980 में चुनाव हुए, जिसमें इंदिरा गांधी की वापसी हुई। भारतीय राजनीति में एक बार फिर से करीब 1 दशक से ज्यादा समय के बाद साल 1989 में नेशनल फ्रंट नाम से गठबंधन बनाया गया। उस वर्ष हुए चुनाव में 7 दलों के एक गठबंधन ने 143 सीटें और कांग्रेस ने 197 सीटों पर जीत हासिल की। लेफ्ट फ्रंट और भाजपा के सहयोग से गठबंधन ने सरकार बनाई और वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। लालकृष्ण आडवाणी के बिहार में गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने नाराज होकर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था और सरकार गिर गई। इस सरकार महज 343 दिन ही चल सकी। जनता दल की जो सरकार बनी वो एक तरफ अद्भुत सरकार थी 1989 की सरकार। ऐसा गठबंधन तो कभी दिख ही नहीं सकता कि जिसमें बाहर से 2 बड़े विरोधी दल, जहां धुर वामपंथी सीपीआई सीपीएम और धुर जिसको दक्षिणपंथी मानते थे भाजपा, दोनों ही उस वीपी सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन देकर एक अद्भुत प्रयोग देश की राजनीति ने किया, क्योंकि वो राजीव गांधी के और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो सरकार चुनी गई थी। वो सरकार हालांकि ज़्यादा दिन नहीं चली और गिर गई। जनता दल से अलग होकर चंद्रशेखर ने समाजवादी जनता पार्टी बनाई। चंद्रशेखर को कांग्रेस ने समर्थन दिया और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन ये सरकार भी महज 243 दिनों में ही चली गई। साल 1996 में हुए चुनाव में जनता दल को 46 सीटें मिली। चुनाव के बाद यूनाइटेड फ्रंट नाम से नया गठबंधन बना और कई दल इस फ्रंट में शामिल हो गए। कांग्रेस ने इसे समर्थन दिया और एचडी देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया गया। सरकार को बने हुए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि तभी कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। सरकार 324 दिन में ही गिर गई। इसके बाद जनता दल के नेता इंद्र कुमार गुजराल को गठबंधन का नेता चुना गया और कांग्रेस के समर्थन से ही गुजराल प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो भी 1 साल पूरा नहीं कर पाए और 332 दिन ही प्रधानमंत्री के पद पर रह सके। देवेगौड़ा से पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत नहीं होने की वजह से 13 दिनों में ही सरकार गिर गई थी। 1998 में फिर 13 दल एक साथ आए और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन बनाया गया। चुनाव में इन 13 दलों को 258 सीटों पर जीत मिली। एआईएडीएमके ने एनडीए को समर्थन दिया और सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन गठबंधन की ये सरकार केवल 13 महीने ही चल सकी। इसके बाद साल 1999 में चुनाव हुए और भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए ने सरकार बनाई। इस सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की शपथ हुई प्रधानमंत्री के नाते, हालांकि किसी दूसरे दलों ने समर्थन नहीं दिया और 13 दिन बाद अटल जी ने स्वयं इस्तीफा दे दिया अपनी सरकार का। पर वो जो इस्तीफा था, मुझे लगता है लोगों ने ये मर्म को महसूस किया कि कहीं ना कहीं भाजपा को एक अवसर दिया जाना चाहिए। अटल जी बड़े नेता हैं, सन 57 से वो लोकसभा में आते रहे हैं,
तो 98 में उसका लाभ मिला और भाजपा जब सबसे बड़ी पार्टी भी बनी और अपना उसने सर्वाधिक 181 सीटें लेके और अपने एनडीए गठबंधन के साथ भाजपा ने ग्रोथ बढ़ाई। अटल जी प्रधानमंत्री बने, 99 में वो सरकार गिरी, एक सीट और बढ़ के आई 99 में, वो सरकार 5 साल चली। 2004 में वो सरकार भले चली गई, लेकिन बीजेपी ने अपना जो गठबंधन का एनडीए का जो एजेंडा था उसको बरकरार रखा। ये पहली बार था जब किसी गठबंधन सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2004 और 2009 में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए गठबंधन ने सरकार बनाई और 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। जैसे नरसिम्हा राव जी का सरकार, उसी सरकार में ही मनमोहन सिंह आए थे वित्त मंत्री के रूप में, तभी ये इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुआ था, जिसका जिक्र सारे सरकार बाद में जितने सरकार आए सब उसको फॉलो किया। आप एक गठबंधन सरकार में आपको जो एक बजट लेके जो वर्ड सुनने में देता है वो है ड्रीम बजट, वो गठबंधन सरकार की बात है। इसके बाद भी आप देखिए वाजपेयी जी के सरकार में पोखरण हुई है, इतने बड़े सिद्धांत, साथ साथ जो फॉरेन पॉलिसी में जो वाजपेयी जी पहल किया था वो आज भी देश याद रखेगा। उसी के ज़माने में पाकिस्तान वादा किया था कि उसका ज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, जो आज भी मोदी जी का पास एक हथियार है। दूसरी बात यह है कि इसके बाद भी कांग्रेस के टाइम में जो गठबंधन सरकार बना, उसी सरकार के तहत बहुत सारे काम हुआ जो लोग एनडीए सरकार कंटिन्यू कर रहे हैं। भारत में हर प्रदेश, हर राज्य, हर सोसाइटी अलग अलग है, इसमें सबको मिला के एक सरकार बने तो सबका राय ले, सब प्रांत का वो बात सुने और उसका समाधान करे, तभी देश का भला हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। राजनीति की पूर्व परिपाटी की तरह ही वर्तमान में भी गठबंधन के कई उदाहरण हैं। मसलन महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन, तो वहीं सूबे में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन। बिहार में अब तक बीजेपी जेडीयू गठबंधन, तो पंजाब में बीजेपी अकाली दल का गठबंधन। पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों का गठबंधन, तो केरल में कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ गठबंधन। साल 1989 से भाजपा का विस्तार वृहद स्तर पर तो अपनी विचारधारा के बल पर हुआ, लेकिन कुछ हद तक गठबंधन के सहयोगी दलों को अपने साथ ले आने में सफल होने के कारण हुआ। जबकि साल 2004 और 2009 में कांग्रेस को भी कामयाबी के लिए गठबंधन का लाभ मिला था। साल 2014 में बीजेपी ने भी कई नए गठबंधन किए। बीजेपी ने 10 राज्यों में चुनाव पूर्व गठबंधन किए। इनमें से अधिकांश गठबंधन पिछले गठबंधनों के मुकाबले अधिक अनुकूल शर्तों के आधार पर किए गए। साथ ही पिछले प्रमुख गठबंधनों का भी यथास्थिति बरकरार रखा गया। इस गठबंधन के बाद भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए न केवल लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 282 सीटें जीत लीं, बल्कि अपने चुनाव पूर्व गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ एनडीए ने प्रचंड बहुमत की सरकार भी गठित कर ली और लोकसभा में उनकी सीटों की संख्या 334 तक पहुंच गई। इस चुनाव में कांग्रेस की सबसे बड़ी हार हुई और वो 44 सीटों पर सिमट कर रह गई। यूपीए को सिर्फ 59 सीटों पर ही जीत मिली। कांग्रेस की सीटें कम होने के कारण ही 16वीं लोकसभा में किसी को विपक्षी दल का नेता पद नहीं मिल सका। इससे पहले 1950 से लेकर 1977 तक कोई विपक्षी दल का नेता नहीं था। अगर राज्यों में गठबंधन की राजनीति पर नजर डाली जाए तो 1977 के बाद से गठित 138 राज्य सरकारों में 40 राज्य सरकारें गठबंधन की सरकारें थीं और इनका औसत कार्यकाल तकरीबन 26 महीने ही रहा। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भी 1977 के बाद से कई पार्टियां सरकारें बनाने के लिए आईं, लेकिन ये सभी सरकारें गठबंधन के बाद ही बन सकीं। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि साल 2019 के लोकसभा चुनावों में कौन कौन सी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं और ये पार्टियां किन किन पार्टियों के साथ गठबंधन कर जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रही हैं।
ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गठबंधन की राजनीति की। पिछले कई सालों से गठबंधन की सरकारें ही सत्ता में हैं। पिछले चुनावों के दौरान मतदाताओं ने भी गठबंधन के पक्ष में ही मतदान किया। नतीजन गठबंधन सरकारें स्थापित करने की अवधारणा जड़ें जमाती गईं और एक बार फिर से 2019 के लोकसभा चुनाव में ज़्यादातर पार्टियां गठजोड़ करके जनता के बीच में हैं। तो चलिए आपको बताते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गठबंधन की क्या तस्वीर है और कौन सी पार्टी इस चुनाव में अपने दम पर चुनावी मैदान में है। – 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सत्ता पक्ष का गठबंधन और विपक्ष का महागठबंधन ताल ठोक रहा है। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों में से बीजेपी ने 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं अपना दल ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया था। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए यहां समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल महागठबंधन के तहत चुनावी रण में हैं। उत्तर प्रदेश में यदि आप देखिए गठबंधन की बात कर रहे हैं तो जो डायमेट्रिकली अपोजिट थे, मतलब जो बिल्कुल एक दूसरे को सांप नेवले की दुश्मनी जिनमें थी, वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी आज साथ में आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपल्शन का पॉलिटिक्स है, मतलब ये मजबूरी की राजनीति है। अब मजबूरी की राजनीति से जनता पिसती है या जनता को वाकई फायदा होता है, ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग प्रयोगों से हमको मालूम पड़ गया है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन सपा, बसपा और आरएलडी गठबंधन ने यूपी में रायबरेली और अमेठी में महागठबंधन प्रत्याशी न उतारने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर से चुनावी रण में हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 25 पर भाजपा और बाकी 23 पर शिवसेना चुनाव लड़ रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 26 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना ने 22 सीटों पर चुनाव लड़कर 18 सीटें हासिल की थीं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में यूपी के बाद देश में सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीटें हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां से 41 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को केवल 6 सीटें ही मिली थीं। तो 1995 में पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार वहां बनाई तो शिवसेना के साथ ही बनाई थी और उस समय शिवसेना को ज़्यादा सीट्स मिली थी और इसलिए शिवसेना का मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, जो बाद में लोकसभा के स्पीकर बन गए थे, वो मुख्यमंत्री वहां थे। उस समय बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, उनकी अटल जी और अडवाणी जी से बहुत अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने मिलकर एक अलायंस बनाया था, उसको वो महाराष्ट्र में युति बोलते थे, युति की सरकार। तो युति की सरकार वहाँ पर 5 साल चली, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस या जिस तरीके से उनको राज्य शासन चलाना था वो शायद नहीं चला। उसके बाद में फिर एनसीपी ने वहाँ पर सरकार बनाई जो 10 साल तक चली, कांग्रेस भी थी उसमें। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से युति या कोलिएशन की सरकार ने एक वो दिखाया था, वैसे अनेक अन्य राज्यों में भी छोटे मोटे इस तरीके के प्रयोग होते रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में महाराष्ट्र को यदि हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ये काफ़ी करीब 20-25 साल से लगातार गठबंधन इनका चल रहा है। बिहार में जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा हैं। यहां की 40 लोकसभा सीटों में से 17 सीटों पर भाजपा और जेडीयू, जबकि अन्य 6 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ रही है। विपक्ष का महागठबंधन भी बिहार में एनडीए को चुनौती दे रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी, लोकतांत्रिक जनता दल और वाम दल शामिल हैं। झारखंड में बीजेपी आजसू के साथ गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले दम पर झारखंड में चुनाव लड़ा था और 14 में से 12 सीटों पर कब्जा जमाया था। वहीं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन को मात्र 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। पंजाब में अकाली भाजपा गठबंधन लोकसभा चुनाव साथ में लड़ रहा है। यहाँ की 10 सीटों पर अकाली दल और भाजपा 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।
2014 में राज्य की कुल 13 लोकसभा सीटों में से अकाली दल और आप ने 4-4, कांग्रेस ने 3 और भाजपा ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। तमिलनाडु में बीजेपी एआईएडीएमके, पीएमके और डीएमडीके के गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष ने भी गठबंधन की गांठ को मजबूत कर लिया है। कांग्रेस तमिलनाडु में द्रमुक के साथ मिलकर चुनावी रण में है। पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी ने महागठबंधन का सहारा लिया है। 2014 के बाद पूर्वोत्तर में फतह के लिए बीजेपी ने पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन का गठन किया है। कुल 6 पार्टियां बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी, एनपीपी, एनडीपीपी, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में 7 चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिपुरा में आईपीएफटी एनडीए का हिस्सा है। इसके अलावा 12 बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जो ना तो एनडीए के साथ हैं और ना ही यूपीए का हिस्सा हैं। इनमें तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी, टीआरएस, बीजेडी, पीडीपी शामिल हैं। ये सभी वो पार्टियां हैं जो समय समय पर थर्ड फ्रंट की वकालत करती रही हैं। पश्चिम बंगाल का गठबंधन नहीं होना वो पश्चिम बंगाल के लिए सही है, इसलिए कि पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक दल अगर भाजपा अकेला जो दम पे लड़ रहा है, उसको जो आगे जो बढ़ रहा है, उसका वोट प्रतिशत जो बढ़ा है, इसको रोकने के लिए बाकी ममता जी का खिलाफ जो वोट है अगर वो नहीं बढ़ते हैं तो भाजपा के लिए पूरा फ़ायदा हो जाएगा। इसीलिए बाकी राज्यों में जो गठबंधन होना जरूरी था उसका जो खामियां भुगतना पड़ेगा कांग्रेस या विरोधी दल को। बंगाल का स्थिति वो नहीं है, इसलिए बंगाल में मैं मानता हूँ गठबंधन जो नहीं हुआ, फिर भी एक गठबंधन हुआ, वो है कांग्रेस और वामपंथी के बीच में। ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के साथ साथ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही हैं। बहरहाल किसी भी दल को जब लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है तब भी सरकार बनाने के लिए गठबंधन आवश्यक हो जाता है। गठबंधन का तात्पर्य ऐसी सरकारों से है जो कई दलों द्वारा मिलकर बनाई जाती है। ऐसी सरकार में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मंत्री पद ग्रहण करते हैं और सरकार में शामिल होते हैं। कुल मिलाकर गठबंधन सरकार भारत की बदलती हुई दलीय राजनीति में राजनीतिक व्यवस्था की एक आवश्यकता है। यद्यपि पिछले 25 सालों से भारतीय राजनीति में गठबंधन की राजनीति का अस्तित्व रहा है। विरोधी विचारधाराओं के दलों के सरकार में शामिल होने के बावजूद गठबंधन सरकारों में राजनीतिक स्थिरता भी आई है। पिछली 3 गठबंधन सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा किया है, लेकिन 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक में गठबंधन की राजनीति ने परिपक्वता हासिल कर ली है। अब भारत की राजनीति में गठबंधन को लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं समझा जाता, बल्कि उसे भारत की परिस्थितियों में लोकतंत्र के स्वाभाविक बदलाव के रूप में लिया जा रहा है। और अब एक बार फिर से 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टियां चुनावी रण में हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि चुनावी परिणाम में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन सरकार बनाती है या जनता किसी और गठबंधन पर भरोसा जताती है। गठबंधन की सरकार तब बनती है जब कई राजनीतिक पार्टियां अपने मोटे मतभेदों को दूर रखकर साझा मंच पर हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सदन में बहुमत जुटा लेते हैं। विचारों की असमानता के बावजूद इनमें हैरत अंगेज तालमेल होता है। लेकिन सवाल अब भी यही बना हुआ है कि क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में भी स्थिरता बनाए रखने के लिए बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनाती है या कोई दूसरा दल गठबंधन की सरकार बना पाएगा? इस सवाल के उत्तर के लिए हमें जनता जनार्दन के निर्णय का
करना पड़ेगा इंतजार। तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।